आज की क्लास में हम लोग स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स कह लीजिए, सोम कह लीजिए या फिर आपका मॉस कह लीजिए, इसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे। मॉस वाले जो मैकेनिकल वाले लोग हैं उनमें कुछ एक दो चैप्टर कम है इसमें, तो उनको अलग से वो ऐड करा दिया जाएगा यदि वो पढ़ रहे हैं तो। बाकी आपका जो आपका सिविल वाले लोग हैं वो बेफिक्र होकर के यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। क्या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या इसी का दूसरा नाम क्या है, सोम है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रख लीजिए कि इसमें आज हम लोग इसका पूरा क्या डिस्कशन करेंगे, सिलेबस का। ध्यान ये रहे कि जो सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग वो लेटेस्ट सिलेबस है, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, आपको इसी सिलेबस से पूरा पढ़ाया जाएगा। और जो ये सिलेबस है आपका इंग्लिश में जो दिख रहा है आपको, वो छप के बोर्ड से आया है, तो वो इंग्लिश में है। पढ़ाई आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती है। जो आप लोग एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अब लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज बैरियर आपके लिए नहीं आता है। आपको जो सिलेबस मिलता है वो आप कंफर्टेबल होकर दोनों चाहे किसी भी मीडियम से आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस जानबूझ के मैंने डायरेक्टली वो खोला है जो आपको मिला है सिलेबस, और सिलेबस हिंदी में बोर्ड से नहीं आता, ये बोर्ड का डायरेक्ट सिलेबस है, ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूं कि क्या लिखा है बोर्ड। तो मैं आज सिलेबस इसका डिस्कस कर सकता हूं। इसमें देखिए क्या क्या है। सबसे पहले चैप्टर का नाम यहाँ पे स्टार्ट होता है रैशनल, इसके बारे में बताए गए हैं, मतलब क्या इसके इस सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें की गई हैं इसके बारे में, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर लेंगे वो बातें इसके बारे में की जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा ऐसे कि आफ्टर अंडरगोइंग द सब्जेक्ट स्टूडेंट विल बी एबल टू, मतलब स्टूडेंट क्या क्या करने लगे, कंडक्ट डिफरेंट टेस्ट इन माइल्ड स्टील, कैलकुलेट, मतलब ये सब काम आप करने लायक हो जाएंगे ये। हालांकि ये तो आपका मतलब मुख्य बात हुई कि इस सब्जेक्ट से आपको क्या सीखना है, ठीक है ना। लेकिन क्या क्या पढ़ना है, जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज पढ़ा तो हम क्या करने के काबिल हो जाएंगे, वो बातें इसमें बताई गई। लेकिन अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जिसके लिए आप हमसे मिले हैं, और वो पॉइंट क्या है आपका, उसको देखिए। वो यहाँ से शुरू होता है डिटेल कंटेंट में। सबसे पहला चैप्टर जो आपका आता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सबसे पहले एक चीज मैं आपको हल्का सा हवा दे दूं सोम के बारे में, थोड़ी हल्की सी बात एक जरूरी मैं आपसे कहना चाहता हूं सोम के बारे में। देखिए, यदि आप अभी तक मैकेनिक्स पढ़े हैं, ठीक है ना, तो मैकेनिक्स देखो यार बहुत ही बेसिक चीज है। बेसिक का मतलब होता है, ये समझो कह सकते हो कि केवल रिजिड बॉडी पर बेसिक है और रिजिड बॉडी पर अप्लाई किया गया। इसका ज्यादातर हिस्सा तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, यदि तुम इंटरमीडिएट कर रखे हो तुमने फिजिक्स में ऑलरेडी मैकेनिक्स वाला पोर्शन पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन जो सोम है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, उसमें तुम मटेरियल्स की स्ट्रेंथ पर बात करोगे। और तुम अब इंजीनियरिंग में इंटर करने जा रहे हो। इंजीनियरिंग में इंटर करने का मतलब हुआ अभी तक जनरलाइज बातें हो। मैं तुमको एक चीज बता दूं, साइंस एक चीज होती है, साइंस, और एक चीज होती है इंजीनियरिंग। बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एक चीज होती है इंजीनियरिंग। बेसिक डिफरेंस की बात मैं तुम्हें समझा दूं हल्का सा। देखो, साइंस वो होता है जो जनरलाइज बात करता है। जनरलाइज का मतलब साइंस से कहेगा कि पृथ्वी पर जी का मान 9.8 है, या पृथ्वी पर जो जी का वैल्यू है, मान लो उसने साइंस में आपने पढ़ा होगा जी बराबर जो भी वैल्यू होता हो, तो चंद्रमा पर जी का वैल्यू क्या होगा, तो अब तुम कहते हो ये सर जी/6 होता है, ठीक है ना। मैंने चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का 1/6 होता है, ये तुमने साइंस में पढ़ा। ये बताओ क्या करोगे जान के तुमको क्या करना है इसका। ज्यादातर डिप्लोमा होल्डर्स को इसका क्या करना है बताओ। कभी जाना है चांद पे, जाते हैं इंजीनियर्स, लेकिन तुम नहीं जाओगे डिप्लोमा कर। मेरा कहने का ये अर्थ है दोस्त कि इंजीनियरिंग जो होता है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है साइंस की। साइंस बहुत बड़ा है, उस साइंस की जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसको हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। मतलब इसकी कुछ जरूरत की चीजें जो हमारे काम की हैं उसको हम इंजीनियरिंग में क्या कर लेते हैं, कवर करते हैं। इंजीनियरिंग मतलब छोटी चीजों को बृहद रूप से प्रैक्टिकली पढ़ने का तरीका है, टू सॉल्व द डेली प्रॉब्लम्स। मतलब साइंटिफिकली नहीं, डेली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। साइंटिफिकली हम इसमें कोई बड़ी खोज और इन्वेंट की बात नहीं करेंगे। साइंस किसकी बात कराता है, इन्वेंशन की बात करता है। साइंस किसकी बात करता है, इन्वेंशन की बात करता है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग इन्वेंशन की बात नहीं करता है, ज्यादा मतलब कर सकता है, लेकिन ज्यादा उसका अप्रोच रहता है कि साइंस के जो नियम है उनको इंप्लीमेंट करके, उनको लागू करके डेली लाइफ को आसान बनाना। तो इंजीनियरिंग छोटे सेक्टर में मजबूती लाता है, जबकि जो साइंस होता है वो हमें नए खोजों की तरफ ले जाती है। तो साइंस के नियमों का प्रयोग करके हम इंजीनियरिंग में आगे बढ़ाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन द सेम वे मैकेनिक्स क्या है, थोड़ा जनरलाइज है। लेकिन जब हम बात करते हैं सोम की, तो सोम इंजीनियरिंग में इंटर करते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ते हैं।
प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ते हैं कि सभी पदार्थ जो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक हों उन पर बल लगने पर क्या होगा, वो कैसा बिहेव करेंगे, उनकी क्या क्या गुण हैं, एक पदार्थों के कुन गुणों का प्रयोग हमको जानना है। एक पदार्थ की सामर्थ्य अच्छी है तो हमारे लिए उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक पदार्थ के अंदर इलास्टिसिटी है तो हमारे लिए कैसा वो चाहिए, हमको हमें कोई काम के लिए कैसा पदार्थ चाहिए तो वो चीज उसके अंदर होनी चाहिए। ये टेस्ट करना और जानना सोम के पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रहे, ये सारा सब कुछ किसी पदार्थ के बारे में यदि हम लोग जान भी लेते हैं इसके बारे में पूरा पूरा, तो हम लोग पदार्थों की पहचान मात्र को या टेस्टिंग को समझ पाएंगे। अगला चैप्टर जो सोम का कहता है, जो थोड़ा सा सिविल के लिए जनरलाइज होता है कि अब देखिए यहां तक तो सबको पढ़ना रहता है, चाहे आप मैकेनिकल से चाहे कुछ हो, और आगे भी मैकेनिकल को पढ़ना है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल लगभग हर चीज को पढ़ना चाहिए, हर मतलब ब्रांच को कह लो पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग यहीं पर बात करें दूसरा चैप्टर जो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो उसमें कहता है कि किसी बॉडी पर जब बल लगता है तो उसके अंदर विरूपण यानी स्ट्रेन आता है, डिफॉर्मेशन आती है, और बॉडी उस डिफॉर्मेशन के विरोध में स्ट्रेस जनरेट करती है, जो एक तरह का हम लोग स्ट्रेस का मतलब होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल। और उस बल के प्रभाव को समझेंगे, उसका जो डेवलप्ड स्ट्रेस है वो किन किन बलों पर कैसा कैसा मटेरियल बिहेव करेगा, यानी नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होती है, पॉइजन रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये सब क्या होते हैं। क्योंकि ये सब नहीं जानेंगे हम लोग तो हम लोग किसी पदार्थ को प्रयोग करें, मान लीजिए हमने किसी पदार्थ को लाया, हम सोच रहे थे बड़ा मजबूत है, खूब तगड़ा दबा रहे हैं, एकदम दबाने पे बड़ा मजबूत था, लेकिन हल्का सा अगर दबाव ऐसे की वजह हल्का सा कटाव के रूप में कट गया पट्ट से, यानी पदार्थ एक तरफ से मजबूत हो जरूर नहीं है। तो दूसरा चैप्टर अलग अलग स्थितियों में लगने वाले स्ट्रेस को समझने में मदद करेगा, और उसके बाद हम चैप्टर में टेम्परेचर स्ट्रेस तक की बातें समझेंगे। यदि किसी पदार्थ के अंदर तापमान बढ़ने के कारण उसमें घटनी या बढ़नी होती है या उसके वेरिएशन को रोकते हैं तो उसके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस भी जनरेट होते हैं। तो स्ट्रेस के अलग अलग फॉर्म, पदार्थों पर उनका प्रभाव, उनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल, ये सब्जेक्ट पूरा न्यूमेरिकल है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, यानी थ्योरी नाम मात्र की रहेगी। अब देखो आ सकती है, एग्जाम के पैटर्न का कोई ठीक नहीं है, बट हमें इसका अप्रोच थ्योरी भी आई तो न्यूमेरिकल से जुड़ी हुई आएगी, थ्योरी भी आई तो न्यूमेरिकल से जुड़ी हुई आएगी। ठीक है। तीसरा चैप्टर आपका कहता है, तीसरा चैप्टर जो आपका कहता है यहाँ पे, तीसरा चैप्टर जो आपका कहता है वो कहता है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, यानी ये बात करता है निश्चित रूप से किसी न किसी बीम पर, बीम का मतलब होता है या फिर किसी न किसी मेंबर पर जिस पर ट्रांसवर्स लोडिंग रहे, यानी कोई भी बीम वगैरह जो लगी है, बीम आप घर में लगाते हैं या फिर आप कोई ब्रिज वगैरह के नीचे लगा रहता है या स्पैन होता है किसी ब्रिज का, उस पर कहीं ना कहीं ऐसे लोडिंग हो रही होती है। लोडिंग का मतलब ये लोड के निशान है, तो टाइप्स ऑफ लोड वगैरह भी इसी में हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे लोड होते हैं। और इन सारे लोड के इफेक्ट में बीम के हर बिंदु पर मुड़ाव होता है या बीम हर बिंदु पर ऐसे कट जाने की संभावना रखती है कि टूट जाएगी, बीम हो या फिर कोई भी आनमन अवयव हो, यानी जो जिसको फ्लेक्सुरल मेंबर कहते हैं, उस पर एक तरह का कटाव। जैसे मान लीजिए कोई घर के ऊपर आप ऐसे छत है, छत के चारों तरफ दीवार है, अब छत हो सकता है कट के नीचे गिर जाए, दीवाल उसको रोक रहा है, ये छत नीचे धंस जाए। तो कटने से रोकना और मुड़ के टूटने से, इन चीजों को कि कितना कितना इस पर बेंडिंग मोमेंट यानी नमन आघूर्ण और शियर फोर्स आ रहा है अलग अलग स्थितियों में, वो इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है। उसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हालांकि कायदे से अगर यदि कहा जाए तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, ये होना चाहिए था किसमें, मैकेनिक्स में। ये कायदे से किसमें होना चाहिए था, मैकेनिक्स में, क्योंकि ये बल की बात नहीं करता है, ये बल के प्रतिरोध की बात करता है। लेकिन चलिए सोम में दिया है, कायदे से का मतलब समझते हैं। मैं जब पढ़ाऊंगा आपको, सोम जब स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं पहले यही बांटूंगा आपसे कि सोम क्या है, कौन से चैप्टर सोम में होने चाहिए और कौन से मैकेनिक्स में होने चाहिए, इन पर भी बातें करूंगा। क्यों इस चैप्टर को मैंने बोला कि ये मैकेनिक्स में होना चाहिए था, इस पर चर्चा मैं पहले लेक्चर जब स्टार्ट करूंगा, आज तो सिलेबस डिस्कशन है, तो उस लेक्चर में मैं इस पर डिस्कस भी करूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, यानी कोई बॉडी कितना रोटेशनल रेजिस्टेंस देती है। जानते हैं कि गाड़ी का आप जब कोई बाइक वाइक लेते हैं तो कुछ लोग बुलेट खरीदते हैं, बुलेट में चलते हैं तो माइलेज थोड़ी ठीक रहती है, फिर बुलेट के पहिए में खूब भारी भारी गड़ासा वड़ासा लगा करके जो है तीर धनुष लगा करके इतना भारी कर देते हैं पहियों को कि माइलेज घट जाती है।
और इसी तरीके से यदि कोई बड़ा सा झूला है, यदि चल दिया तो फिर उसको क्या हाथ से रोका जा सकता है? चलाते समय भी मुश्किल हुई और झूले को चलाते समय भी मुश्किल हुई और चल देगा तो रोकना भी आसानी से रोका नहीं जा सकता है। रीजन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। यह एक गुण है जो हमें कभी न कभी सहायता भी करता है, कई बार हमारा नुकसान भी कर देता है। तो हमें किसी भी क्रॉस सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो होते हैं, एरिया और वो आपका मास। तो हम लोग मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ेंगे बल्कि एरिया वाला पढ़ेंगे। मास वाला आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, ठीक है। फिर अगला चैप्टर है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, यानी बीम के अंदर जो बेंडिंग स्ट्रेस होते हैं। बीम जब मुड़ती है तो बेंड होती है, और जब भी किसी चीज को आप तोड़ेंगे मोड़ेंगे ना, तो वो अंदर से नहीं कहेगा हम नहीं टूटेंगे, हम नहीं टूटना चाहते हैं, तो वो अंदर से एक बल लगाएगा। आप उसको डायरेक्ट दबाएंगे तो वो डायरेक्ट स्ट्रेस देगा आपको, यदि आप उसको बेंड करेंगे तो वो बेंडिंग स्ट्रेस देगा। और सिविल इंजीनियरिंग में बेंडिंग स्ट्रेस कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझेंगे, क्योंकि हर जगह पर चाहे ब्रिज बन रहा हो, घर मकान बन रहा हो, कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा हो, बेंड बहुत तेज होता है लोड के कारण। तो बेंड होता है तो होता है बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप। अब अलग अलग पदार्थों की अलग अलग, क्योंकि ये नहीं चैप्टर समझेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग बड़ा खतरे में है। और ये सारे चैप्टर कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं इस पर, ये नहीं समझ में आया रहेगा तो ये नहीं समझ में आएंगे। आपको सीक्वेंस सही दिया है, सीक्वेंस सही पढ़ना है, एक चीज जान लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी सीक्वेंस में आपको चीजों को पढ़ना है। अब बात करते हैं अगला चैप्टर जो आपका कह रहा है वो क्या कह रहा है। अगला चैप्टर बेंडिंग स्ट्रेस के बाद छठा चैप्टर जो कह रहा है, उसके बाद छठा चैप्टर जो आपका कह रहा है वो कह रहा है शियर स्ट्रेस। जैसे बेंडिंग होने की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होते हैं, उसी तरीके से जब किसी बीम पर, जैसे बीम पर आते हैं बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स, जो कि दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स, ये किसी बीम पर या किसी भी फ्लेक्सुरल मेंबर पर आते हैं। और जब बेंडिंग मोमेंट आएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस भी आएंगे, और शियर फोर्स आएगा तो शियर स्ट्रेस भी आएंगे। अभी आपको ये थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा कि सर ये सब क्या बोल रहे हैं आप, बड़ा चिंता मत करो, सब समझ में आएगा। थोड़ा प्रैक्टिकली अब इंजीनियरिंग में उतरोगे सब समझ में आएगा, चिंता मत करो। फिर आता है आपका अगला चैप्टर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। कोई चीज जरूरत से ज्यादा ना झुके और वो कितने बल पर कितना झुकेगी उसको उसका स्लोप और उसका डिफ्लेक्शन और कितना उसका झुकाव हो रहा है उसको उसका स्लोप कहते हैं। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, कॉलम की। अभी तक जितना था वो फ्लेक्सुरल मेंबर का पढ़े हैं। कॉलम एकमात्र जो होगा एक तरीके का कंप्रेशन मेंबर होगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है ये सब क्या है तो चिंता मत करिए, जान लीजिए ये कंप्रेशन मेंबर आपका होगा ये चैप्टर। अगर हम अभी थोड़ा थोड़ा वेटेज की बात करेंगे, वेटेज की बात करेंगे सारी चैप्टर में, उसके बाद लास्ट चैप्टर आपका आता है जिसको कहेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रसेस, यानी ट्रस का एनालिसिस, जिसमें मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, दो मेथड हैं, दोनों को पढ़ना हम लोगों को। अब मैं आपको अगर इसमें चैप्टर इंपॉर्टेंट बता दूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका आता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, देखो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बड़े चैप्टर हैं और छोटे, मैं यदि उनकी बात करूं कि सबसे बड़े चैप्टर कौन से हैं, सबसे छोटे चैप्टर कौन से हैं, तो उनकी भी बात कर लूं तो सबसे पहला चैप्टर, ये काफी छोटा चैप्टर है, मतलब मैक्सिमम 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। हालांकि इसको चलने का तरीका अलग होगा हमारा पढ़ाने का। सबसे पहले जो है ना इसका हम लोग यहां तक पढ़ेंगे, फिर इंट्रोडक्शन टू टेंसाइल टेस्ट और कंप्रेसिव टेस्ट ये सब लिखा है ना, इसको हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। क्योंकि देखो ये चैप्टर पढ़ाते समय ना जो इसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेंथ चैप्टर है उसकी जरूरत पड़ेगी तुमको इस वाले चैप्टर की। तो देखो इसमें करेंगे क्या हम लोग, पहला तो ये 1.1 वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, लेकिन ये टेस्ट है ना वो दूसरा चैप्टर पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। रीजन है कि उसकी जरूरत इसमें पड़ेगी, ठीक है। तो ये चैप्टर कुल मिला के 2 क्लास या 3 क्लास का होगा। ये जो सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन है ये 8 से 9 क्लास जा सकती है, या फिर 7-8 क्लास कम से कम जाएगी, ये बड़ा चैप्टर है। उसके बाद ये भी काफी बड़ा चैप्टर है, ये भी 7 क्लास तक कम से कम जा सकती है। मतलब 2 बड़े चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर काफी बड़ा है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 क्लास लगभग जा सकता है ये वाला, और उसके बाद आपका ये वाला जो जा सकता है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, ये भी मिला जुला के 4 क्लास तक जा सकता है। फिर उसके बाद शियर स्ट्रेस, ये भी 4 क्लास या 3 क्लास तक कह लीजिए। उसके बाद स्लोप डिफ्लेक्शन 3 क्लास, ज्यादा नहीं, इसमें कोई भी डेरिवेशन वगैरह नहीं है, खाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो भी 3 क्लास तक जा सकता है। कॉलम जाएगा 2 क्लास तक, एनालिसिस ऑफ ट्रसेस 2 क्लास या 3 क्लास। तो ये आपका वेटेज हुआ। शुरू के 2 चैप्टर काफी बड़े बड़े हैं, उसके बाद के चैप्टर जो है आधे आधे हिसाब के हैं। कुल मिला के 40 क्लास तक या 45 क्लास तक सोम आपका पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको सिलेबस सोम का पूरा समझ में आया होगा।
और इसको हम लोग कम से कम वीक में 4 क्लास इसका देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट के साथ में सोम भी हम लोग का खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।